यस, तो बेटा आज का हमारा जो सेशन है और हमें जो डिस्कस करना है, आपको कल मैंने फर्दर पहले डिटेल भेज दी थी। हमारा जो आज का लेसन है, द ट्राइबल्स, दिकूज एंड द विज़न ऑफ गोल्डन एज। अब ये जो टॉपिक है, आदिवासी, डीको और नए युग, स्वर्ण युग की कल्पना, विज़न ऑफ गोल्डन एज, ये जो टॉपिक है, इससे पहले जो हमने टॉपिक किए, ठीक है, उस टॉपिक में हमने देखा पिछले 3 चैप्टर्स में कि किस तरह से ब्रिटिश ने अलग अलग स्तर के ऊपर अलग अलग किसानों के साथ क्या व्यवहार हुआ उनका, फार्मर के साथ क्या क्या उन्होंने पॉलिसी लगाई, राजाओं के साथ क्या पॉलिसी लगाई जिससे ज़मीन अधिग्रहण की जा सके ना। अब ये जो है, अब इसके अंदर की अब हम बात करेंगे कि फॉरेस्ट में, विलेज से हटकर फॉरेस्ट के अंदर जो लोग रहते थे, वहाँ भी ब्रिटिश के द्वारा जो जो किया गया, जो जो उनके साथ बर्ताव किए गए, किस तरह से उनको वहाँ की ज़मीनों से हटाया गया, किस तरह से उनकी ज़मीनों का भी अधिग्रहण किया गया। देखिए, एक फर्स्ट स्टार्टिंग में एक आप पिक्चर देख रहे हैं लेसन के स्टार्ट में। इन 1895 ए मैन नेम्ड बिरसा was seen roaming the forest and village of छोटा नागपुर इन बिहार। ये व्यक्ति छोटा नागपुर इलाके में, बिहार में ये देखा गया, गांवों में। पीपल सेड ही हैड मिरेकल्स पावर, उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ थीं। ही कुड क्योर ऑल डिजीज एंड मल्टीप्लाई ग्रेन, वो सब बीमारियों को दूर करने वाला। Birsa himself declared that God has appointed him to save his people from trouble, free them from the slavery of Dikus और ब्रिटिश। ये वो व्यक्ति रहा, इसने अपने आप को भी ये भी कहा कि मैं अपने समुदाय की रक्षा के लिए अपॉइंट किया गया हूँ ईश्वर गॉड की तरफ से, कि मैं अपने लोगों की रक्षा कर सकूं, ठीक है, अपने लोगों की रक्षा कर सकूं। तो ये मुझे भेजा गया है किससे बचाव के लिए, जो दीकू हैं। अब हम बात करेंगे दीकू भी, लेकिन ये शब्द समझ लीजिए, दीकू, ठीक है ना। दीकू कौन थे, क्या थे, ये भी लेसन में डिस्कस होगा अभी आगे। तो दीकुओं से बचाव के लिए, गुलाम से बचाव के लिए और अन्य ब्रिटिश जो थे उनसे बचाव के लिए ये जो व्यक्ति था, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट था। बिरसा वाज बॉर्न इन फैमिली ऑफ मुंडाज। मुंडाज जो हैं एक प्रकार का समुदाय है, ट्राइबल्स हैं। ए ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर पठार, आदिवासी कबीला जो छोटा नागपुर के पास रहता है। बट इज फॉलोवर इंक्लूड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन, उसके जो अनुयायी थे, उसको मानने वाले बिरसा को, वो दूसरे समुदायों से भी थे, दूसरे ट्राइबल इलाकों से भी थे, जो कि संथाल और औरान भी थे। वो संथाल और औरान भी लोग बिरसा को मानते थे, ठीक है। बिरसा जो मुंडा ट्राइबल से बिलोंग करता है, ये हम देखेंगे अभी, ठीक। क्या बात है बेटा, चैट्स में क्या लिखा है, गुड मॉर्निंग हेमांग, हाँ ओके, ठीक है। हिस्ट्री का चैप्टर बेटा कल मैंने आपको बताया भी था, कल मैसेज भेज दिया था, चैप्टर नंबर 4 है, ओके, डीकोस ट्राइबल्स का। नाउ all of them different ways were unhappy with the changes they were experienced and the problem they were facing under British rule। वे सब नाखुश थे ब्रिटिश से। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कम आ रही है, ओके। चलो सर, नो सर जी, सर सही है, सर सही है, ओके बेटा, सही है सर, फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। ठीक है। तो
अनहैप्पी थे ब्रिटिश रूल्स के साथ साथ। ये जितने भी समुदाय थे ये क्यों हैप्पी थे, क्या कारण था इन हैप्पी होने का। अब जो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट प्रॉब्लम डिड बिरसा सेट आउट टू रिसॉल्व, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम थी और किस तरह से शॉर्ट आउट किया उसने। हु वर द आउटसाइडर्स, ये आउटसाइडर कौन थे, ये दीकू कौन थे, और उन्होंने किस तरह से हाउ डिड दे एनस्लेव द पीपल ऑफ द रीजन, उन्होंने किस तरह से इन लोगों को गुलाम बनाया, ट्राइबल्स को। व्हाट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश, ट्राइबल्स के साथ, आदिवासियों के साथ ब्रिटिश राज में क्या हो रहा था। हाउ डिड देयर लाइफ चेंज, उनकी लाइफ में किस तरह बदलाव आया, जिस तरह वो लाइफ जी रहे थे उस लाइफ से उनमें क्या चेंजेस आए। These are some of the questions that we are going to read about in this chapter. ये क्वेश्चन हैं जो इन चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ट्राइबल्स कौन है, दीकू कौन थे, ये जो बिरसा हमने पहली 2 स्लाइड में पढ़ा ये कौन है, व्यक्ति है बिरसा, ये मुंडा समुदाय क्या है, ठीक है, ये संथाल क्या नाम आया है, ये सब जो है अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और ब्रिटिश राज में इन पर क्या असर पड़ा वो भी देखेंगे। क्योंकि ये सब कारण लगातार जो पिछले 3 चैप्टर में हिस्ट्री में पढ़े हमने, और ये जो चैप्टर है इसमें अब हम दीकू ट्राइबल्स के बारे में जो पढ़ रहे हैं, ये सब कारण बनेंगे आपके लेसन नंबर 5 व्हेन पीपल रिबल। ओके, सो अब हम देखेंगे कि आगे इन क्वेश्चन का हमें क्या जवाब मिलता है। देखिए फर्स्ट स्लाइड है अब द ट्राइबल लाइफ। पहले हमें ये समझना होगा कि ये ट्राइबल कौन लोग हैं जिनकी हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, आदिवासी कौन हैं। मोस्ट ट्राइबल कस्टम्स एंड रिचुअल्स दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स, इनके जो कल्चर, इनके जो कस्टम, इनके जो रीति रिवाज हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा समाज में जो बनाए गए थे, जो दूसरी सोसाइटी में थे, जो मेन राजा के अंडर में सोसाइटियाँ थीं, उससे अलग हटके इनका समाज था। जैसे ब्राह्मण समाज में वर्गों में बटा हुआ था, लेकिन इनका समाज किसी भी तरह के अलग अलग कास्टिज्म या अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग रीति रिवाज नहीं थे इनके, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए सर, एक था यस। सर जी, आपकी आवाज डबल डबल आ। तो सेकंड पॉइंट है, देखिए दीज सोसाइटीज डिडंट हैव द शार्प सोशल डिविजन्स दैट वर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सोसाइटी। इनमें किसी भी प्रकार का जातिगत जो सोसाइटी अदर समाज में थी, इन अन्य समाजों में, वो इनके समाज में बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी ये कास्ट सिस्टम में नहीं बटे हुए थे। ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज शेयरिंग कॉमन टाइज ऑफ किनशिप्स। ये एक तरह की कॉमन चीज़ें शेयर करते थे आपस में, कॉमन रीति रिवाज, कॉमन कल्चर्स रहे। हाउएवर दिस डिडंट मीन दैट देयर वर नो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस विद इन ट्राइब्स। इसका मतलब ये नहीं था कि ट्राइब्स में आपस में सोशल डिफरेंस या इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं था। हाँ, आर्थिक रूप से इनमें डिफरेंस था आपस में, कोई ज़्यादा ट्राइब्स के अंदर था
कोई ज़्यादा ट्राइब्स में ज़्यादा अमीर व्यक्ति भी था, कोई कम भी था, कोई मुखिया भी था ट्राइबल्स का, ठीक है। सो डिफरेंट तरह के ट्राइबल्स थे, लेकिन उसमें कास्टिज्म या अन्य अन्य जो चीज़ें थी वो नहीं थी। हमने पिछले 7th क्लास में भी पढ़ा है कि इनके अपने जो सरदार थे, मुखिया, इनके पास अपनी खुद की ताकत थी और राजा को इनसे मदद लेनी ही पड़ती थी, है ना। आपको याद है बंजारा, याद है ना बंजारा, जो अलाउद्दीन खिलजी को अपने बैल दिया करता था, यस सर, है ना, युद्ध Yes, के sir. समय। और यस सर, यस, और दूसरे जो अन्य यस ट्राइबल्स सर, हैं, खाना पहुंचाने के लिए। हाँ, खाना पहुंचाने के लिए, सेना को अनाज के लिए अपने बैल मुहैया कराते और सर थे। एक बड़ी सेना के लिए 1 लाख बुलक कार्ड चाहिए होते थे। क्या बात है, शाबाश, याद है बेटा तेरे को, वेरी गुड। 1 लाख बुलक जो थे यूज किए जाते थे, है ना, पर्टिकुलर रूप से। तो यानी ट्राइबल्स हमेशा से राजाओं के सहयोग के रूप में रहे हैं, लेकिन उनके समाज से जुड़े नहीं कभी डायरेक्ट रूप से। अब ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये मैप आपके बुक में दिया गया है, देखेंगे पेज नंबर 3 या 4 लेसन का। यस सर, पेज नंबर 41 पे है। हाँ, 41 पे। और उसमें और भी जातियाँ हैं, मुख्य रूप से और भी जातियों का जिक्र है, ट्राइबल्स का जिक्र है इसके अंदर। मुख्य रूप से जो आप देख रहे हो झारखंड की तरफ, संथाल, मुंडा, ओरैन, है ना, और इसके साथ साथ गद्दी जनजाति हिमाचल में, मध्य भारत में बैगाज, गोंड 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 आपकी कर्नाटक में भी, हैदराबाद में भी दिखाई दे रही है, आंध्रा में। और इसके अलावा आपकी बुक में राजस्थान में भील भी है ना, भील जनजाति दिखाई दे रही होगी राजस्थान में आपको। इसके साथ साथ केरल, तमिलनाडु, इन इलाकों में भी अपनी और जनजातियां आपको शो हो रही होंगी मैप के ऊपर, है ना। तो ये ट्राइबल्स हैं, जो ट्राइबल्स का मैप है, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है कि भारत में ट्राइबल्स कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, किन किन जगहों पर स्थापित हैं, ठीक है। ये ट्राइबल्स इन जगहों पर रहते हैं। और कुछ एक आप अपने नॉर्थ ईस्ट इलाके में भी देख रहे होंगे, जहाँ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में, आसाम, मेघालय में बैगा, यस सर। खासी, है ना, खासी जनजाति, गारो जनजाति, ये जनजातियाँ, नागा, ये जनजातियाँ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो ये ट्राइबल्स हैं जो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। अब ट्राइबल्स जो ग्रुप है मुख्य रूप से किस तरह की लीव करता है, किस तरह रहते हैं ये अपने फॉरेस्ट के अंदर। एक वर्ड आया है झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन, झूम एग्रीकल्चर। ये अपने इलाकों में झूमिंग खेती करते हैं। अब झूमिंग खेती क्या होती है? दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज यूजली फाउंड इन फॉरेस्ट एंड हिली एरियाज। ये खेती जंगलों में और हिली एरियाज में ही पाई जाती है। हमारे सामान्य ये जो इलाके हैं, सामान्य रहने के जो ये आसपास जो जिन इलाकों में हम रहते हैं, गांवों में, शहरों में, नॉर्थ इंडिया में विशेषकर प्लेन इलाकों में, यहाँ ये खेती देखने को नहीं मिलती है। ये खेती फॉरेस्ट में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और हिली एरियाज में। यस सर। Some were hunters and gatherers, they hunted deer, pig, etc. and gathered for their survival. इनमें से बहुत से लोग शिकार करके भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं,
ठीक है, झूम कल्टीवेशन तो करते ही हैं, अभी मैं झूम कल्टीवेशन पर और डिस्कस करने वाला हूँ। इसके साथ साथ वो शिकार भी करते हैं, हिरन का शिकार, पिग का शिकार, और इसको करके वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सम वर हर्डर्स, ठीक है, मैनी ट्राइबल्स लिव बाय हर्डिंग एंड गेजिंग एनिमल, दे आर नोमैड्स। जो पशुओं को चराते हैं, पशुचारण भी करते हैं, अपने पशु जैसे भेड़, बकरी और कैमल्स, अगर आप डेजर्ट में हैं तो कैमल्स हैं आपके पास, ट्राइबल्स के पास। यदि आप माउंटेन एरिया में हैं तो आपके पास गोट्स भी हैं, ठीक है, शिप भी हैं। यदि आप अदर्स एरिया में हैं तो डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स ये अपने साथ रखते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हो, उस तरह के एनिमल्स इनके पास होंगे। देखिए, अब देखिए झूम कल्टीवेशन का पिक्चर्स, दिस टाइप ऑफ झूम एग्रीकल्चर, ये जो आप देख रहे हो नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। पहले जंगल को काटा, जंगल के एक हिस्से को काटा, पहले चित्र में आप देख रहे हो यहाँ फर्स्ट, उसमें सबसे पहले जंगल के एक पार्ट को इन्होंने काट दिया, काट कर उसको जलाया, बर्न किया, ठीक है। इस टेक्निक को कहते हैं स्लैश एंड बर्न इंग्लिश में, जिसको आपने सर 7 में पढ़ी थी। यस, है ना, कर्तन और दहन। सर जियो में था। यस, जियो में पहले काटा गया और फिर जलाया गया, कर्तन और दहन। इसके बाद जो राख इससे मिली जलाने के बाद, उस राख को उसी जगह पर जो खाली जगह निकल के आई, जी हाँ, खाली जगह जो निकल के आई उस पर इन्होंने बिखेर दिया, और बिखेरने के बाद उस पर खेती की। और किस तरह की खेती? जो बिना ज़्यादा टेक्निक के हो जाए, जो पुराने औजार, परंपरागत औजारों के हो जाए, उस टेक्निक का इन्होंने उपयोग किया। और उस टेक्निक में टेक्निक है जैसे जो फसलें उगाई गई, सॉरी, आलू, शकरकंद, ठीक है, जो हल्की फसलें थी, जो बिना ज़्यादा मेहनत के आसानी से हो जाए, वो उगाकर ये अपना भरण पोषण कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसके बारे में और भी है, इसको हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं बेटा, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि ये शिफ्ट होती है, शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्योंकि ये Yes, जो sir. हाँ, क्योंकि ये जो इन्होंने जलाया ना यहाँ पे, अब इन्होंने कोई खाद का उपयोग तो किया नहीं, जब तक ये जमीन उपजाऊ बनी रही तब तक इन्होंने खेती करते रहे। जब इसकी उपजाऊपन खत्म हो गया, फर्टिलिटी खत्म हो गई, तो इन्होंने इस जगह को छोड़कर टेम्परेरी हो गया, इसके दूसरी जगह पर चले गए, भाई आसपास के दूसरे इलाके को इन्होंने जलाया, फॉरेस्ट को, और फिर वहाँ खेती की। तो ये शिफ्ट करते रहते हैं, शिफ्टिंग खेती भी कहलाई जाती है। दिस वाज डन इन स्मॉल पैचेस, यानी स्मॉल पैचेस का मतलब है कम इलाके में, छोटे इलाके में। आप बेटा इसका अपनी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और साथ साथ मैं इसकी आपको पता है जो मैंने साइट बनाई है, वहाँ मैं इसको अपलोड कर दूंगा, लेकिन लेसन के बाद, लेसन डिस्कशन के बाद, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद। इससे पहले आपका सब उस पर अपलोड है, अपडेट है उसके अंदर, सब वहाँ आप ले सकते हो, जो हमने इससे पहले लेसन किए हैं सारे, और वो मैं फिर से आपको लिंक भेज दूंगा, और ये मैं भी आपको उसके अंदर शेयर कर दूंगा। तो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती की जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों पर, ज़्यादा बड़े इलाकों पर नहीं। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। जो ऊपर की आसपास के पेड़ की पत्तियां भी हैं, उनको भी काट देते हैं ये ट्री के टॉप्स को, जिससे सनलाइट ग्राउंड को मिल सके, इनके खेत को, फील्ड को मिल सके। एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टिवेशन, जला देते हैं, जैसा हमने चित्र में देखा। दे स्प्रेड द पोटैश फ्रॉम द फायर, जो राख बनी उस राख को ये अपने खेत पर बिखेर देती हैं, ठीक है, और साथ साथ उसको क्या करते हैं, फर्टाइल कर देते हैं, राख के पोटैश डालकर। फिर उसके बाद शीट डालकर बिखेरते हैं, स्कैटर्ड करते हैं। वो हम क्या करते हैं बेटा, शीट को बोते हैं अच्छी तरह, ठीक है, उसमें डिग करके Yes, sir. बोया जाता है, एक एक करके मशीन से या हाथ से सीड को बोते हैं, है ना। बट इसके अंदर क्या है, यहाँ हम सीड को क्या करते हैं, बिखेरते हैं, किसान बिखेरता है सीड को, और जहाँ जो हो जाए,
अच्छा है सीड बिखेरने से। वंस द क्रॉप वाज रेडी दे मूव टू अनदर फील्ड, वो दूसरे खेतों पर चले जाते हैं। इस खेती को हम भारत में झूम कल्टीवेटर्स कहते हैं, और झूम कल्टीवेशन हम कहते हैं इसको खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी भारत के जो इलाके हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और आसाम, मेघालय, इन इलाकों में ये जो लोग खेती करते हैं ये झूम कल्टीवेटर है। लेकिन इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अब हम देखते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक में कि इसको हम किस नाम से जानते हैं। देखिए अब ये जो है आपके सामने स्लाइड, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड्स है कि इसको किन देशों में किस किस नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट में हम इसको झूमिंग कहते हैं, मणिपुर में भी इसका अलग नाम है पमलाऊ, छत्तीसगढ़ में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हम इसको दीपा कहते हैं, इसी खेती को दीपा। मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्रा में पोडू, उड़ीसा में कॉमन, वेस्टर्न घाट में कुमारी नाम से जानी जाती है यही खेती। राजस्थान में वालरे या वॉल्ट्रे, हिमालयन बेल्ट में खील नाम से जाना जाता है हिमालय पर्वतमाला पे। झारखंड में कुरुआ कहते हैं हम इसको, कुरुआ। और दूसरे देशों में देखिए, दूसरे देशों की बात है, देखियो यहाँ भारत के वही स्टेट हैं जहाँ ये ट्राइबल्स हैं, ये वही स्टेट हैं अधिकतर, ठीक है। अब ये समझ लीजिए अगर ये खेती इन स्टेट्स में हो रही है तो यहीं पर ट्राइबल जनजातियाँ हैं, ये आपको ध्यान रहना चाहिए हमेशा। और मैप पर भी जब हम डिस्कस करेंगे इन जातियों को, इनकी कौन कौन सी ट्राइबल्स हैं वहाँ पर, तो ये स्टेट्स आपको ध्यान रहने चाहिए। वर्ड में देख लो, मैक्सिको जो सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है, मिल्पा, यस बेटा दक्ष। ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं, वेनेजुएला में इसको कॉन्कुआ। सेंट्रल अफ्रीका यानी जायरे की बात कर रहे हैं हम, जायरे बेसिन, वहाँ मसोले। इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जानी जाती है। तो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है ये, इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कह सकते हैं, स्थानांतरित खेती भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं एक और फिगर, किस तरह से जलाए जाके राख बनाकर इन्होंने खेती कर रहे हैं ये अपने फील्ड के ऊपर। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का एक पिक्चर लिया गया है यहाँ से, और किस तरह से देखिए यहाँ की महिलाएं जो खेती है जंगलों से लेकर आ रही हैं अपने ट्राइबल्स सामान को, फ्यूल्स को, पत्तों को, देखिए जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको कवर कर रही हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, ओके।